गुड मॉर्निंग। चलिए कल हम लोगों ने डिस्कशन करा था मोशन अंडर ग्रेविटी पे, इफ यू रिमेम्बर। कल हमारा जो डिस्कशन हुआ था दैट वाज ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। उस पे अभी बातें खत्म नहीं हुई थी। मैंने लास्ट केस उसमें लिया था टैप लीकिंग, राइट। एक Yes, टैप sir. है जो लीक कर रहा है, वो लास्ट केस मैंने लिया था। आई होप आपको उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले, तो उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे, है ना। तो देखो बच्चे मेरे, मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसे बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत रॉकेट साइंस सवाल नहीं है, बस आपको कल जो पढ़ाया था देखता हूँ मैं पहले कि वो कितना याद है। उसके बाद फिर मैं आगे एक दो और सवाल पे आऊंगा। आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया सर कि अ मैन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब इमेजिन करो, इस बात को इमेजिन करो कि भाई एक बंदा है जो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से वो कंटिन्यूअसली ऑन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, कंटिन्यूअसली ऑन द रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है, वो यहाँ से बॉल ड्रॉप कर रहा है। मतलब अ मैन इज ड्रॉपिंग बॉल्स फ्रॉम दिस हाइट एट टाइम डिफरेंस ऑफ 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड के टाइम डिफरेंस पर ही इज ड्रॉपिंग द बॉल्स, राइट। और ये मान लो ये फर्स्ट बॉल है ऑब्वियसली, तो ये सेकंड बॉल है, ये थर्ड बॉल है, एंड सो ऑन। ये फोर्थ बॉल है, दिस इज द फिफ्थ बॉल, एंड दिस इज द सिक्स्थ बॉल। ठीक है, जरूरी नहीं कि भाई 6 ही बॉल ड्रॉप होंगे, 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 6 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल वाले एग्जाम्पल में भी सर 6 ड्रॉप्स लिए थे आपने, आज वाले एग्जाम्पल में भी यू आर टेकिंग 6 बॉल्स। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि सर 6 ही होगा क्वेश्चन में, ऐसा जरूरी नहीं है। दिस कैन आइदर बी मोर देन 6 और इट कैन बी लेस देन 6। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है सर कि मान लो लेट टाइम डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive balls is 1 सेकेंड। किसी भी दो कंसेक्यूटिव बॉल के बीच में जो टाइम का गैप है दैट इज 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको करना है कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड फोर्थ बॉल व्हेन सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि सर जब सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, मतलब जब छठा वाला बॉल ड्रॉप किया जा रहा है, सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, राइट। तो उस केस में आपको ये बताना है कि ये जो सेकंड बॉल है और जो आपका फोर्थ बॉल है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। मैं नहीं करूंगा सॉल्व, पहले पहले आप ट्राई करेंगे सर, नहीं होगा तो मैं करूंगा, वो एक अलग बात है, बट पहले आप ट्राई करेंगे। सर आप ट्राई कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, सर मेरे को ठीक है क्वेश्चन नहीं समझ में आया। बेटे, क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो कल एक लास्ट वाला हमने करा था, फिर भी मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल वाला आपको लास्ट केस याद है बेटे? कल वाले यस सर, लास्ट केस याद में है हम लोगों ने, है ना, वही वाली बात है, वहां पर हमने टैप लिया था, टैप। जी। एक टैप था जो लीक हो रहा था। यहाँ पर बेटा मैंने ये बोला कि यहाँ पर कोई बंदा है, हु इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, यहाँ पर बैठा हुआ है, और वो ऊपर से बैठ के ना बॉल्स को ड्रॉप कर रहा है। इसके पास कोई काम नहीं है, रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड में बॉल को ड्रॉप कर रहा है। मतलब जैसे पहला फर्स्ट बॉल उसने ड्रॉप करा, फिर उसके 1 सेकेंड के बाद सेकेंड बॉल ड्रॉप किया, फिर 1 सेकेंड के बाद थर्ड बॉल ड्रॉप किया, एंड सो ऑन। यहाँ तक बात समझ आई आपको तुबा? यस सर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये कहता है कि इफ ही इज डूइंग दिस ऑन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, तो आपको ये बताना है कि जब वो सिक्स्थ वाला बॉल
जब उसके हाथ में सिक्स्थ बॉल है, मतलब ये ही इज अबाउट टू रिलीज दिस सिक्स्थ बॉल, ये जो छठा बॉल है, जब ये इस छठे बॉल को, सिक्स्थ बॉल को वो रिलीज करने वाला है, तो उस इंस्टेंट पर ये सेकंड बॉल और ये फोर्थ बॉल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? सुबह, डिड यू अंडरस्टैंड? यस। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको कल क्या बताया था, आप याद करो। मैंने आपसे कल ऐसे क्वेश्चंस में बोला था कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ने करना कैसे। तो मैंने आपको लॉजिक समझाया था कि आप ये देख लिया करो कि व्हेन अ गिवन बॉल इज अबाउट टू बी ड्रॉप्ड, तो जिसके बारे में हमसे पूछ रहा है वो कितना चल चुका है वो देख लो। समझ आई बात? अब वो कितना चल चुका है वो पहले देखो। तो अगर हम पहले देखें तो भाई एक बात बताइए आप, हर दो बॉल के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 1 सेकंड है। तो ये फर्स्ट बॉल के 1 सेकंड के बाद सेकंड बॉल ड्रॉप हुआ होगा, तो दिस विल बी 1 सेकंड। फिर यहाँ पर ये टाइम डिफरेंस 1 सेकंड आएगा, यहाँ पर टाइम डिफरेंस 1 सेकंड आएगा, यहाँ पर टाइम डिफरेंस 1 सेकंड आएगा, यहाँ पर टाइम डिफरेंस 1 सेकंड आएगा। जिसको नहीं समझ में आया पूछो। तो बट डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। ठीक है, तो हर दो बॉल के बीच का टाइम डिफरेंस 1 सेकंड है। तो मुझे एक बात बताओ छोटी, कि फॉर हाउ लॉन्ग सेकंड बॉल हैज मूव्ड व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, मतलब दूसरा वाला जो बॉल है बेटे वो कितनी देर तक चला है जब छठा वाला बॉल ड्रॉप हो रहा है? दूसरा वाला बॉल कितनी देर तक चला? दूसरा वाला बॉल कितनी देर तक चला? सिंपल सा सवाल ही है। सर 8 सेकंड्स। सेकंड बॉल हैज मूव्ड फॉर हाउ मेनी सेकंड्स? ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, यस सर। है ना? कितनी देर तक चला? 4 सेकंड्स, नॉट 8 4 सेकंड्स। सेकंड। हाँ 4 सेकंड्स। वाई? भाई ये फर्स्ट बॉल की हम बात नहीं कर रहे, हम सेकंड बॉल की बात कर रहे हैं। तो सेकंड बात बॉल कर देखो, रहे हैं। सेकंड और थर्ड के बीच में 1 सेकंड का डिफरेंस, फिर थर्ड और फोर्थ के बीच में 1 सेकंड का डिफरेंस, फिर फोर्थ और डिफरेंस। फिफ्थ के बीच में एक, और फिर फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में एक। तो यस। अगर आप सबको ऐड कर देंगे विल गेट द टोटल टाइम ऑफ 4 सेकंड्स। 4 सेकंड्स। तो फॉर सेकंड बॉल, अगर मैं सेकंड बॉल के लिए पोजीशन निकालूं। अच्छा बेटा, मैंने कल एक बात और बोला था, अगर आपको याद हो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे? व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी? 0 सर 0। जीरो सर, है ना? मैंने आपसे बोला ना ड्रॉप। बेटा एक बात याद रखो, ड्रॉप्ड वर्ड आ जाए, ड्रॉप्ड, या रिलीज्ड वर्ड आ जाए कि रिलीज कर रहे हैं आप या ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमेशा याद रखिए कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। तो इसका मतलब है कि सेकंड बॉल के लिए आप इक्वेशन ये वाली यूज करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट रिमेंबर दिस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट दिस u इज 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया है आपने, ठीक है? तो x2 विल बी इक्वल टू हाफ into a will be equal to acceleration due to gravity multiplied by t squared, और t कितना चला है? तो भाई सेकंड बॉल चला है 4 सेकंड्स तक, तो 4 का स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू 80 मीटर्स। एम आई करेक्ट? भाई ये 2 और 10, तो ये 5 हो जाएगा, 16 into 5 will be 80 मीटर्स। ओके, सिमिलरली आप मुझे एक बात बताओ छोटी, कि फॉर हाउ लॉन्ग दिस फोर्थ बॉल हैज मूव्ड, ये जो फोर्थ वाला बॉल है, ये फोर्थ बॉल कितनी देर चला है? ऐसे ही देख के बताओ। सर 6th बॉल से। हाँ ऑफ कोर्स सिक्स्थ बॉल से, बिकॉज क्वेश्चन ही आपका ये है कि जब सिक्स्थ बॉल जब ड्रॉप कर रहे हो आप, तो उस वक्त, उस समय पे आपको ये बताना है कि बाकी बॉल कितना चल चुका है। तो सर ऑब्वियसली 3 आपको जो, सेकंड। फिर से सोचो, ठीक से सोचो। सिक्स्थ बॉल मतलब 4 से हमें 6 पे जाना है, उसमें टाइम डिफरेंस देखो, सर 2 सेकंड्स। 2 सेकेंड्स। ये वाला 1 सेकेंड और ये वाला 1 सेकेंड, तो दैट इज 2 सेकेंड्स। यस तो सर। अगर मैं फोर्थ बॉल के लिए बात करूं तो x4 इज इक्वल टू अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0। मैंने कल यस। आपसे बोला था कि सबकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, 0 है। तो हाफ इनटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर्ड, तो 2 स्क्वायर्ड, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 5 इंटू 4 मतलब 20 मीटर्स। तो आपको ये पता चल गया कि भाई फोर्थ बॉल कितना चला है और सिक्स्थ बॉल कितना चला हुआ है। तो अगर हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो क्या करोगे? दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे या नहीं? ये तो डिस्टेंस बिटवीन सेकंड बॉल and fourth ball will be equal to 60 meter when the sixth ball is being dropped। मतलब जब आप सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, करने वाले हो, ठीक है, तो उस केस में उस समय पर आपका जो सेकंड बॉल है और आपका जो फोर्थ बॉल है,
उनके बीच का डिस्टेंस 20 मीटर होगा। When the sixth ball is being dropped, the distance between second and fourth ball will be 20 meters. 20 meters. Is it clear? Yes, sir. चलो मोशन अंडर ग्रेविटी पे एक दो और थोड़े बेहतर सवाल मैं आपको कराता हूँ, फिर उसके बाद हम फर्दर आगे की बात करेंगे अब, है ना। आज थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे, तो मोशन अंडर ग्रेविटी पे एक दो और सवाल पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एक दो और सवाल, एक दो और क्वेश्चन पे, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। तो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आप सुनिएगा पहले ध्यान से, है ना, फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपको। ये इरेज कर सकता हूँ बच्चों, ये जो Yes, sir. स्क्रीन Erase पे कर लिखा हो, दीजिए. ठीक Note है, हो गया ये. ओके। तो क्वेश्चन सुनिएगा सर। क्वेश्चन है बेटे कि अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 3h. द रेशियो ऑफ द इंटरवल्स ऑफ टाइम टू कवर 3 इक्वल हाइट इज। मेरी बात सुनिएगा, या अच्छा इसका कोई लेना देना अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड ये नहीं है, बट ये मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड है। आपसे ये कहता है कि एक टावर है जिसकी हाइट 3h है, इसकी हाइट 3h है, और यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है। आपको क्वेश्चन में कहता है द रेशियो ऑफ द इंटरवल्स ऑफ टाइम, मैं मेंशन कर देता हूं, ये लिख देता हूं, द रेशियो ऑफ इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम टू कवर 3 इक्वल हाइट्स विल बी। आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट नोट करें सर, हम क्वेश्चन मिलकर सॉल्व करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मैं क्वेश्चन भी आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले तो आप नोट कर लो सर। नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. अनीस भाई? यस सर, कर लिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। आपको क्वेश्चन में क्या कहता है, मेरी बात सुनिए। 3 इक्वल हाइट्स, इसका मतलब आप यहां से स्टार्ट करो अगर, तो पहला h 3 इक्वल बोला है ना, 3 इक्वल, तो 3h अगर टोटल है तो 3 इक्वल हाइट्स कितना होगा, h h h, 3 बार h लिख लो। अब आपसे कहता है कि इन तीनों h को कवर करने में जो टाइम लगेगा उसका रेशियो निकालना है। भाई अगर मान लो कि पहला वाला h कवर करने में कुछ टाइम लगा, मान लो 10 सेकेंड्स, तो ये जो सेकंड एज कवर होगा, सेकंड वाला उतना ही हाइट, सेकंड वाला उतना ही हाइट, क्या उतना ही टाइम में कवर होगा जितने में पहला वाला एज हुआ है, या कुछ और टाइम लगेगा? सोच के देखो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पहला वाला जो हाइट है वो 10 सेकंड्स में आपने कवर किया, तो ये जो दूसरा वाला हाइट होगा इट विल बी कवर्ड इन 10 सेकंड्स, और लेस देन 10 सेकंड्स, और मोर देन 10 सेकंड्स। लेस देन 10 सेकेंड्स। ऑफ कोर्स लेस देन 10 सेकंड्स। तुबा तुम्हें नहीं समझ में आया? तुबा बेटे मेरी बात सुनो। आप एक बात सोचो ना, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है बेटा। जब बॉडी नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। हाँ. तो है ना, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है। मुझे एक बात बता छोटी, यहाँ से यहाँ तक आते आते इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, u आ हाँ. गई। जब ये यहाँ से और नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज करेगी, है ना। मान लो v हो गई, तो भाई v इज ग्रेटर देन u। मतलब आप अगर देखो फर्स्ट पार्ट में जो वेलोसिटी है और जो सेकंड पार्ट में वेलोसिटी अगर मैं कंपेयर करूं, तो इस वाले पार्ट की वेलोसिटी इस वाले पार्ट से ज्यादा है, हाँ. ठीक है। तो अगर भाई आप एक बात बताइए छोटी, अगर आपको मालूम है कि वेलोसिटी ज्यादा है, तो अगर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो आपको नहीं लगता कि टाइम कम लगेगा टू कवर अ डिस्टेंस? भाई ये बात तो Yes, यही sir. हो गई ना, कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल है ना, कि अगर मेरी स्पीड बढ़ गई तो मुझे कम टाइम लगेगा टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसीलिए एक बात समझो कि यहां से अगर हमने किसी बॉडी को ड्रॉप किया, तो ये हाइट भी h है, ये हाइट भी h, और ये हाइट भी h,
but the time to cover these three heights will not be same. ठीक है, let मैं इसको लिख देता हूं, let time to cover three equal heights be T1 T2 and T3, ये मैं मान रहा हूं। तो मुझे इन्हीं T1 T2 और T3 का रेशियो बताना है। ठीक है, आप में से जिसको नहीं समझ में आया वो मुझसे पूछ लीजिएगा कि मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आए, किसी भी बात में कोई इशू हो, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा बिंदास। बेसिकली हमें क्या बताना है? बेसिकली हमें यही बताना है कि भाई अगर मान लो ये टाइम मान लो T1 है, इसमें टाइम लगा T2 और इसमें टाइम लगा T3, तो इन टाइम का रेशियो आपको बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, टाइम T1 T2 T3 इसका अगर मुझे रेशियो बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा? तो सबसे पहली बात, अगर ये पहले वाले हाइट के लिए हम बात करें, मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए इस मोशन को कुछ नाम देके डिवाइड करके आपको सिखाता हूँ। पी क्यू, क्यू से आर, आर से एस। बेटे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पी टू क्यू की बात करूं, पी टू क्यू, तो आपको नहीं लगता कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है? एक बार माइक अनम्यूट करके बोल दो। पी टू क्यू के लिए अगर बात करूं तो आपको नहीं लगता इनिशियल वेलोसिटी 0 है बेटे? हाँ Yes, sir. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो बच्चा मेरा, मैं ये अप्लाई कर सकता हूं, मेरे पास एक इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं वो इक्वेशन अप्लाई करूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? h इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू T1 का स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया ना बेटे? Sir, आ गया नहीं नहीं आया। देख छोटी, P से Q हम जा रहे हैं, P पे इनिशियल वेलोसिटी बताइए कितना है? पी पे 0 है। 0 है, बहुत बढ़िया। तो हमें P से Q का डिस्टेंस पता है कि h है, तो आपने एक हाँ इक्वेशन पढ़ा है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा है आपने? हाँ u 0 है, आपने बोला, तो ये 0 हो गया। s की वैल्यू कितनी है? h, और t की वैल्यू हमने क्या माना है? T1, वही तो लिखा है देखो। ओके ओके। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। अब यही P से चलेंगे हम, P से R। अमन, अमन अनीस ना? Yes, sir. अब मुझे बताओ बच्चे, P से R अगर मैं जा रहा हूँ, फिर से इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? P से R is 0, sir. इनिशियल वेलोसिटी इज स्टिल 0, क्योंकि P से मैं डायरेक्ट R पे जा रहा हूँ। Yes, तुबा, sir. डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। P से R पे भी जाऊंगा तब भी तो इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी इसी को मानोगे ना, तो इनिशियल तो 0 है। हाँ बट अगर मैं P से R पे जा रहा हूँ तो हाउ मच इज द डिस्टेंस दैट आई एम सपोज टू कवर? तो P से R पे आपको नहीं लगता डिस्टेंस इज 2h Yes, sir. यस सर। इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, तू बात ध्यान से सुन। P से डायरेक्ट मैं R पे गया, तो मैंने कहा कि भाई टोटल डिस्टेंस 2h है, तो टोटल टाइम क्या है? तो इस वाले का टाइम मैंने T1 माना हुआ है, और इस वाले केस का टाइम मैंने T2 माना हुआ है, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर है या नहीं है? T1 T2 का होल स्क्वायर, हाँ हो जाएगा सर। हो जाएगा, पक्की बात है एकदम, क्योंकि यहाँ पर आपने हाँ T1 माना है, यहाँ पर T1 T2 माना है, तो दोनों को ऐड करोगे तो टोटल टाइम लिखोगे आप, क्योंकि आप P से यस R सर। तक की बात कर रहे हो। सिमिलरली अगर बच्चे मैं आपसे कहूं कि मैं यहां से यहां जा रहा हूँ, P से S, ठीक है, अगर मैं P से S की बात करूं, P टू S, तो P टू S में मैं क्या लिखूंगा? P टू S में टोटल डिस्टेंस बोलो कितना हुआ? P से S में हम्म, सर टोटल डिस्टेंस T1 T2 T3 T4 T T का स्क्वायर T अरे भैया, P से S, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, 3H नहीं हुआ? CH। हाँ क्या हो गया तुझे? नहीं आई बात समझ में? आ गई सर, आ गई आ गई। पक्की बात एकदम? हाँ आ गई। ठीक है, तो नहीं तो 3H, H इज इक्वल टू हाफ इंटू जी। टाइम की वैल्यू क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम? 3H नहीं, टाइम टाइम। टाइम की वैल्यू। तुम्हें इशू हो गया है।
मैं तुम्हें फिर से डायग्राम बताता हूँ, यहाँ देखो मैंने तुम्हें क्या बोला, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, पहले सुनो, घबराओ नहीं। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, यहाँ तक S है, ठीक है, ये S है। अब मुझे एक बात बताइए, ये मैंने बोला H, ये भी बोला H, ये भी बोला H। अब मुझे बताइए P to S, P से अगर मैं S पे पहुंचूंगा तो टोटल कितना हाइट हुआ, ये बताइए पहले तो। 3h। 3h। अब मैंने आपसे बोला कि ये वाला H कवर करने में टाइम लगा है T1, इस वाले H में टाइम लगा है T2, इस वाले H में टाइम लगा है T3। तो अब मुझे बताइए टोटल टाइम कितना लगा when you are going from P to S। सर 3 का क्यूब, 3 T 3 प्लस क्यूब, तीनों सेम नहीं है ना, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 होगा ना। T3। बेटे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मान लो ये मुझे यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा 2 सेकेंड्स, मान लो मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से ये 2 नहीं बल्कि 4 ही मान लो, 4 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा 3 सेकेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा 2 सेकेंड्स। अब बताइए मुझे कितना टोटल टाइम हुआ बेटे, यहाँ 9 से यहाँ तक 9 आने। सेकंड। 9 सेकंड कैसे करा आपने, ऐड ही तो किया ना आपने। तो हाँ, वैसे ही मैंने ये वैल्यू नहीं लिखा है इसको अभी भी उस ऐड वैल्यू करना के है। जगह, हाँ तो ये ऐड करना है ना आपने। तो हाँ, T1 सिर्फ प्लस ऐड ही T2 करना प्लस है। T3 ऐड ही करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, T1 प्लस ऑफ T2 T1 प्लस T2 प्लस T3। का होल स्क्वायर, क्योंकि टाइम का स्क्वायर लेते हैं ना इस इक्वेशन में बेटा। ओके। इक्वेशन कौन सी हम लगा रहे हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाली इक्वेशन लगा रहे हैं ना बच्चे। पहले यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो यहाँ तक नोट करो ताकि मैं आगे सॉल्व कर सकूं, और इसमें अगर कोई भी इशू है तो बिंदास पूछो। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं सर। सर ठीक है, हाँ बोलो, बोलो सर। जी नेगेटिव में नहीं लेंगे? बिल्कुल सही बात, जी अगर नेगेटिव में लेंगे तो ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं, इसको आप ओरिजिन मानेंगे मेरे बेटे। जी तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव अमन? पॉजिटिव। नहीं नहीं, ओरिजिन आपने ऊपर माना अमन। मैं आता हूँ उस बात पे, पहले इसको नोट कर लो, ये वाला जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको नोट करो, तो मैं आगे बताऊँ आपको। आपको मैं ये बताता हूँ कि जी नेगेटिव लिया है बेसिकली, वो मैं समझा देता हूँ, बट पहले आप नोट कर लो। नोट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं आगे सॉल्व कर सकूं। सर मैंने तो कर लिया। कर लिया अमन, आपने कर लिया बच्चे? नो सर, 1 सेकंड बस। ओके। सर कर लिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए अमन, पहले तो आप अपना डाउट समझ लीजिए। मैंने आपसे ये बोला बच्चा कि अगर मान लो ये ओरिजिन है, राइट, तो ये ओरिजिन है और बॉडी नीचे जा रही है। मुझे एक बात बताओ, अगर बॉडी नीचे जा रही है मतलब निगेटिव वाई एक्सिस पे चल रही है, और अगर बॉडी निगेटिव वाई एक्सिस पे चल रही है तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा लोगे, डिस्प्लेसमेंट भी तो निगेटिव लोगे शायद से। अमन। अमन ओरिजिन यहाँ है बेटे, तो अगर आप नीचे जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ अमन, नेगेटिव। नेगेटिव। तो आप h के साथ भी नेगेटिव लगाएंगे ना, माइनस एफ एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ GT1 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? बिकॉज सर डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है तो g का साइन और h का साइन कैंसिल हो गया। ओके सर। अब मेरी बात सुनिए सर, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए तुबा, अब मैं यस सॉल्व सर। कर रहा हूं। अब सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने नोट किया है तो आपको सब इक्वेशन लिखा हुआ है, तो देखो इक्वेशन 1 से अगर देखो तो क्या T1 को मैं अंडर रूट 2h/g लिख सकता हूं, देखो तो तुबा,
तुम चाहो Yes, तो मैं sir. इसको एक बार फिर से बता देता हूँ, नहीं जबरदस्ती यस नहीं करना, समझना है सब चीज को, है ना। हाफ GT1 स्क्वायर इज इक्वल टू h है बेटे, तो T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g, इतना तो आता होगा आपको। हाँ. तो बेटे T1 की वैल्यू स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो अंडर रूट 2h/g होगा या नहीं होगा, देखो। सुबह बोलना पड़ेगा। सुबह जल्दी बोलो बेटे। जी सर, अब बताइए. नहीं, मैंने बता दिया पहले, आप ये देखिए कि ये आपको समझ में आ गया जो मैंने लिखा है, T1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g फ्रॉम हाँ. इक्वेशन 1। सिमिलरली बेटा अगर मैं इक्वेशन 2 यूज करूं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 आपने क्या लिखा था, पहले मैं वो बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। हाफ जी T1 प्लस ऑफ T2 का होल स्क्वायर, ये आपने इक्वेशन 2 लिखा था। यहां से आप हाँ. इस बात को ऐसे लिख सकते हो, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 इधर गया तो मल्टीप्लाई हुआ 4h डिवाइडेड बाई 4 जी। जी. इसका मतलब बेटे आप T1 प्लस T2 को ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 4h डिवाइडेड बाई जी का रूट। हाँ सर, लिख सकते हैं. लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको हाँ. अब पूरा इतने स्टेप्स नहीं दिखाऊंगा, अब आपको दिमाग में रखना है मैंने क्या किया है। और ये बेसिक सी बात है, बस कुछ नहीं किया रहा है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, टी की वैल्यू एक साइड पे रख दी है और रख दिया. वो लिख दिया है। तो बेसिकली हम यहाँ से सेकंड इक्वेशन से लिख सकते हैं T1 प्लस T2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4h/g, राइट। 4h/g. हाँ. इसी तरह से अगर मेरे बेटे इक्वेशन नंबर 3, अगर इक्वेशन नंबर 3 को देखो, तो उस इक्वेशन से आप लिख सकते हो T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू अंडर हाँ. रूट ऑफ 6h मल्टी डिवाइडेड बाई 6h जी। मल्टीप्लाई देख लो, क्योंकि ये कितना आया था, ये था 3h इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 का स्क्वायर, ये आया था ना। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6h डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6h/g, राइट। यही मैंने लिखा है ना। तो अब करना कुछ नहीं है सर, अब आपसे पूछा था रेशियो निकालो, तो हमें कुछ नहीं करना। अब सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन मैं आपको सिखाता हूँ। आपको ये सारी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो मैं सिंप्लीफिकेशन सिखाता हूँ, कैसे सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप फर्स्ट इक्वेशन, ये है ना, ये फर्स्ट, इसको मान लो छोटा 1 मान लो, इसको छोटा 2 और इसको छोटा 3, ताकि मैं आपको नंबरिंग कर सकूं ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। सुन लो बेटे, 1 को किस में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से। अगर 1 को आपने 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 कौन सा है, T1, और उसको किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 2 में से। मतलब आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, T1 प्लस T2 माइनस ऑफ T1, लेफ्ट साइड पे तो यही करोगे, और राइट साइड पे आप क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ 4h/g माइनस ऑफ अंडर रूट 2h/g। टेल मी यस और नो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। यस सर। यस सर। तो T1 से T1 गायब हो गया बेटे, तो T2 की वैल्यू यहां से निकल आएगी, और T2 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो देखो, इस 4h/g और 2h/g, तू बात देख बेटा, इसको मैं अंडर रूट 2h/g कॉमन ले लूं तो ये अंडर रूट 2 माइनस 1 लिख सकता हूं, तू बात। हाँ. पक्की बात, एकदम घबराना नहीं, एकदम जो नहीं समझ सर, में पूछ लिया करो। हाँ बोलो बोलो कैंसिल बोलो। बचेगा. हाँ सर, ले सकते हैं. वेरी गुड। तो बेटा एक और बार बोल, सब्ट्रैक्ट। अब क्या करूंगा मैं, देखो, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, अब सेकंड को, किसमें से सर, सर, थर्ड में से। 2 from 3. ठीक है, 2 फ्रॉम 3। मुझे T2 की वैल्यू पता है, मुझे T1 की वैल्यू पता है, T3 चाहिए। तो T3 की निकालने के लिए मैंने थर्ड वाली इक्वेशन में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, 2 वाले को। 2 वाले मतलब को. ऐसे लिखूंगा, लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे ऐसे लिखूंगा, T प्लस T1 T3 माइनस ऑफ T1 प्लस ऑफ T2, ये ऐसे लिखूंगा बेटा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6h/g minus of under root 4h/g. See this if you have understood this. यहाँ तक आप देखिए भी, और एक काम करिए, यहाँ तक आप नोट भी कर लीजिए साथ साथ, ताकि मैं इसके आगे फर्दर और बता सकूं।
यहाँ तक नोट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं अब फाइनल रिजल्ट पे आ सकूं। नोट कर लिया सर आप लोगों ने? नहीं यस नहीं सर सर कर अभी लिया। अच्छा, तूबा शायद नोट कर रही है, जल्दी करो तूबा। Just a second. हो गया सर। हो गया। अब देखो इसके बाद का स्टेप मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ तक क्लियर है आपको? तो देखिए मैंने आपसे बोला कि T1 प्लस ऑफ T2 प्लस ऑफ T3। देखिएगा ध्यान से बेटे, यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, माइनस ऑफ T1 प्लस ऑफ T2। तो माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे क्या? भाई बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस T1 माइनस T2 बन जाएगा। ये मतलब ये हो जाएगा माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या है सर? देखिए राइट साइड पे क्या है, तो राइट साइड पे अंडर रूट 6hg है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6h बाई जी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2h बाई जी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और दूसरा वाला पार्ट क्या है, देखिए ध्यान से, दूसरा वाला पार्ट क्या है, इसके बाद का क्या है, 4h बाई जी। तो 4h बाई जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, देखो तुम्हारे लिए मैं ये करके दिखा रहा हूँ। 4 को मैं 2 इंटू 2h लिख सकता हूँ। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो T1 से T1 कट गया, T2 से T2 कट गया, तो क्या मिल गया, T3। और T3 में अगर आप ध्यान से देखो तो अंडर रूट 2h बाई जी दोनों में आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, देखो √3 माइनस ऑफ √2 बचेगा क्या? अगर आपको यस क्लियर सर। हो गया हो तो। हाँ सबको समझ में आ रही बात? अब फाइनली आप रेशियो निकाल लो। तो T1 इज टू T2 इज टू T3। T1 देखो तुम्हारा आया हुआ है √2h बाई जी, देख लो, इज टू T2 जो तुम्हारा आया है वो देखो, T2 जो आया है वो आया है अंडर रूट 2h बाई जी। ब्रैकेट में क्या है, तो T2 में जो ब्रैकेट में आ रहा है वो √2 माइनस 1 आ रहा है, देखो आपने लिखा हुआ है, इज टू अंडर रूट 2h बाई जी इंटू √3 माइनस ऑफ √2। देखो जरा सा, तो फाइनली रेशियो क्या आएगा, T1 इज टू T2 इज टू T3, द रेशियो विल बी इक्वल टू 1 इज टू √2 माइनस ऑफ 1 इज टू √3 माइनस ऑफ √2। आर यू कन्विंस्ड और नॉट? प्लीज चेक दिस। सर। हम्म, सर ये यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है, कहाँ बट तक? ये लास्ट टू लाइंस नहीं समझ में आ रही हैं। अच्छा, रेशियो निकालना है ना बेटा। तो हाँ बट T1 की वैल्यू क्या है, देखो T1 की वैल्यू अंडर रूट 2h बाई जी है, ये क्लियर है। हाँ T2 की वैल्यू 2h अपॉन ये लिखा था, हाँ और ये T3 की वैल्यू, इन तीनों का रेशियो लेना है। हाँ पक्की बात मानती हैं आप? यस सर, ठीक इनका है, रेशियो। तो रेशियो लेना है। अब रेशियो कैसे लेंगे, तो देखो तीनों में √2h बाई जी है या नहीं है, देखो तो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। है। इस हाँ पूरे है। को अगर मैं √2h बाई जी √2h बाई जी √2h बाई जी से डिवाइड करूं तो सब में √2h बाई जी कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। तो यस बचेगा सर हो क्या, जाएगा। यार √2h बाई जी खत्म हो गया तो क्या बचा, 1। यहाँ हाँ सर √2h 1 बाई जी खत्म हो रेशियो गया, रूट √2 टू माइनस माइनस 1, 1 और यहाँ रेशियो √3 माइनस रूट √2। थ्री माइनस रूट टू। ठीक है, तो ये हाँ रेशियो हो गया, आएगा सर, आ गया। आपके टाइम का ये रेशियो आएगा, है ना? जब आप किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप करोगे तो इक्वल डिस्टेंस कवर करने में इसको जो टाइम का रेशियो लगता है। अब ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो, यू कैन रिमेम्बर दिस रिजल्ट इफ यू कैन। अगर आप चाहते हो तो आप ये रिजल्ट याद रख सकते हो, ठीक है, और इस रिजल्ट को याद रख के आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रही बात? अब ये जो ओके। पूरा मैंने तामझाम किया ना, तो ये फाइनल रिजल्ट बेटे आप याद रख सकते हो, समझ रहे हैं? यू कैन रिमेम्बर दिस फाइनल रिजल्ट।
ओके ठीक है यार, नहीं आ रहा तुम्हें? चलो, ये सबको क्लियर है? आगे हाँ बढ़ूं अब? यस सर। अब मैं ठीक है, अब मैं कुछ और चीजें सिखाता हूं आपको। ये जो मैंने बात करी है अभी तक, द थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इसी में मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं एक और चीज को मिला देता हूं। अब मैं एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे बात करूंगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में ही मैं एक और छोटा सा पॉइंट मिला रहा हूं, ठीक है, कंबाइन कर रहा हूं। इसको एनथ इक्वेशन कहते हैं। आप लोगों ने शायद सुना हो क्लास 11th में एनथ इक्वेशन। सुना है क्या एनथ इक्वेशन? देयर इज वन इक्वेशन नोन एज एनथ इक्वेशन। एनथ, मैं एनथ का मतलब समझाता हूं। तो नहीं सुना है ना? 11 में सुना था सर तू? वाह, हाँ बोल। सर याद नहीं है, सुना होगा तो भूल गए। अच्छा भूल गए, कोई बात नहीं, मैं याद दिलाऊंगा। अमन तुम्हें याद है? याद है सर। ठीक है, मैं रिमाइंड करता हूं। अमन तुम्हें याद भी है, फिर भी मैं रिमाइंड करूंगा, और तुम्हें याद नहीं है तो रिमाइंड तो कराना ही पड़ेगा। पहले तो बात समझो बेटे, nth इक्वेशन का यूज क्या है वो मैं पहले समझाऊं। nth इक्वेशन का बेसिकली यूज है, हमेशा याद रखो। अच्छा अमन तुम्हें याद है तो मुझे एक बात बताओ, nth इक्वेशन क्या बताता है? व्हाट डू यू गेट बाय दिस इक्वेशन? व्हाट डू यू गेट बाय nth इक्वेशन? सर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है उसका व्हाट वो इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट? वो पर्टिकुलर nth पॉइंट कैसे डिफाइन करोगे आप? मतलब nth इक्वेशन क्या बताता है? सर कोई भी पॉइंट पे nth पॉइंट पे जो है उसका पोजीशन क्या होगी सर उसके। ये बात तो तुम सही कह रहे हो, पोजीशन क्या होगी, बट वो कितनी देर की पोजीशन बताता है वो? मेरे पास मतलब फोन कितने क्यों टाइम बज का? रहा है? नहीं नहीं, तू फोन नहीं रिसीव करना है अमन। हाँ नहीं कितने टाइम यस सर। का मतलब पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन अदर वर्ड्स। तो कितने देर का डिस्प्लेसमेंट देता है ये? चलो मैं बताता हूँ। ये बच्चे को ऐसा लगता है, या बच्चे को ऐसे पढ़ाया ही जाता है कि भाई nth इक्वेशन का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है। एक्चुअल में मतलब समझाता हूँ कि इट इज नॉट ओनली पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब है, तू बात ध्यान से सुनना, nth equation gives displacement of 1 second between two consecutive time। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। it gives, nth equation क्या करता है मैं बताता हूं फिर से। it gives displacement, कितनी देर का डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड। याद रखिएगा सबसे पहली बात, ये हमेशा कितनी देर का डिस्प्लेसमेंट बताएगा? सिर्फ 1 सेकेंड का। बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टाइम, बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टाइम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, nth इक्वेशन लगाऊंगा तो मुझे कितनी देर का डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा? सिर्फ 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। बट वो 1 सेकेंड किसके बीच में? तो किसी भी दो टाइम के बीच में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोर्थ कह रहा हूं, फोर्थ सेकेंड, मेरी बात सुनिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट एट, देखो दो बातों में फर्क है तुबा जी। ये यस सर। फोर्थ लिखा है, ये देखो मैंने कहा है फोर्थ सेकेंड, और मैं कहूं इन 4 सेकेंड, ये दो बातें एक जैसी हैं या दोनों में कुछ डिफरेंस है? मैं आपसे कहूं फोर्थ, और मैं आपसे कहता हूं इन 4, इन दोनों बातें में फर्क है या सेम है? सर है, डिफरेंस है। डिफरेंस है। जब मैं फोर्थ कहता हूं इसका मतलब आई एम इंटरेस्टेड ओनली एट फोर्थ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सिर्फ फोर्थ सेकेंड पे कितना हुआ। और जब मैं कहता हूं 4 सेकेंड में कितना हुआ, इसका मतलब 0 to 4 सेकेंड तक अगर बॉडी को चलाऊंगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये फर्क है। फोर्थ का मतलब है कि सिर्फ मुझे फोर्थ सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और यहां पर मेरा मतलब है कि 0 से 4 तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये बात तो क्लियर है? नहीं यारी बात समझ? आगे अरे सर। हाँ ना। आ गई अब सर। दूसरी बात, वेरी गुड। अब दूसरी बात सुनिए, फोर्थ जब मैं कहता हूं तो इसका बेसिक मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड बिटवीन 3 and 4, ठीक है। जब मैं फोर्थ कहूंगा ना, जब मैं ऐसे कहता हूं फोर्थ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड बिटवीन 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, ठीक है। फोर्थ का मतलब हुआ 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, बट वो 1 सेकेंड किसके बीच में लेना है आपने? 3 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में। समझ में आ रही बात? सिमिलरली अगर मान लो मैं आपसे कहता 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, तो 6 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब होगा
अभी भी इसका मतलब वही होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड, बट किस दो टाइम के बीच? बिटवीन 5 सेकेंड and 6 सेकेंड. You are not getting my point. Did you understand what did I say till now? भाई आपको मेरी बात समझ आई कि मैंने क्या बोला? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, मैं आपसे बोलूं 3rd सेकेंड, इसका क्या मतलब होगा तूबा? टेल मी. अगर मैं आपसे कहूं डिस्प्लेसमेंट एट 3rd सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट एट 3rd सेकेंड, इसका क्या मतलब समझेंगे आप? सर हमें सिर्फ 3rd सेकंड का डिस्प्लेस नहीं, बट 0 वो से थर्ड का 3rd क्या सेकंड मतलब? का। नहीं नहीं, ना ना ना, फिर से तू गलत समझ गई ने, तू पूछती भी नहीं है छोटी तू. देख, मैंने ये नहीं बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, नहीं बोला मैंने ना, मैंने बोला हाँ, डिस्प्लेसमेंट एट 3rd सेकेंड. इसका क्या हाँ, मतलब हुआ कि सिर्फ मुझे 3rd सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सिर्फ 3rd सेकेंड का? इसका यस। मतलब ये हुआ बेटे, इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड. नहीं आई बात समझ में? शुड आई रिपीट दिस? यस सर। फिर से सुन. अगर मैं आपसे कहूं भाई देखो, अगर मैं कह रहा हूं 3rd सेकेंड, इसका मतलब है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए 1 सेकेंड का, बट वो 1 सेकेंड, वो जो 1 सेकेंड है वो किसके बीच में लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में. फिर से सुनो तुबा, मैं आपसे कहूं 5th सेकेंड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए कितने देर का? 1 सेकेंड का, बट वो 1 सेकेंड किसके बीच में लाई करेगा? 4 एंड 5 सेकेंड्स. तुबा समझ में आई बात तुझे? हाँ सर, आ गई। अच्छा, इसी तरह से मुझे बताओ तो, अगर मैं कहता हूँ 7th सेकेंड, इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा कि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए हाँ 6th और हाँ, 7th के बीच में जो वेरी 1 गुड, सेकंड आएगा उसका। वेरी गुड, वेरी गुड. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ nth सेकेंड. nth सेकेंड अगर मैं आपसे कहता हूं, मतलब कोई पर्टिकुलर सेकंड पे मैं आपसे कहता हूं, इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है, और वो 1 सेकंड किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टाइम के बीच में हो सकता है. ठीक है. हो इसी सकता तरह से nth इक्वेशन के लिए अगर मैं बात करूं, तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूं छोटी, कि nth इक्वेशन का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड, है ना? इसको मैं है। थोड़ा हाँ। सा और ऐसे भी कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड कौन से दो टाइम के बीच में? बिटवीन हाँ। n-1 सेकेंड एंड n सेकेंड. ये तो कह सकता हूं. भाई जब आपने हाँ। 7th बोला तो आपने मुझसे बोला कि 6 और 7 के बीच, 7। तो एक इससे पहले वाला और एक ये वाला. तो अगर nth कह रहा हूं तो n से पहले वाला कौन होगा? n-1. हाँ। तो n-1 और n के बीच का जो 1 सेकेंड है, उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट बताने वाली जो इक्वेशन है, उसको हम nth इक्वेशन कहते हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, nth इक्वेशन गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड. फिर से मेरी बात सुन लो, nth इक्वेशन क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है. कितनी देर का बताता है? 1 सेकेंड का. समझिए आप? यस ठीक है. सर। और ये वैल्यू होती कितनी है? तो ये वैल्यू होती है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, nth इक्वेशन आपको किसी भी वैल्यू पे जो डिस्प्लेसमेंट बताता है, वो होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1. दिस इज द फॉर्मूला, या दिस इज द इक्वेशन. ठीक है. वेयर n विल बी दैट वैल्यू ऑफ टाइम एट विच यू वांट द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. पहले इसको नोट करो, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, क्वेश्चन ऑब्वियसली कराऊंगा. पहले आप इसको नोट करो तो मैं इसको और फील कराता हूं आपको. हमेशा इस बात को याद रखना, nth इक्वेशन सिर्फ 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट देता है, और ये कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा सर. अभी ये जो मैं बार ओके। बार एक बात रिपीट कर रहा हूं ना कि nth इक्वेशन गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकंड, ये क्वेश्चन में यूज होगा अभी. अब बच्चे को यही नहीं पता होता कि वो 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताता है, तो क्वेश्चन अगर दे भी दूं तो बच्चा कर नहीं पाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि nth इक्वेशन का एक्चुअल मतलब क्या है. आई होप आपको मतलब क्लियर है, आपने नोट कर लिया. तो मैं क्वेश्चन पे आऊं. यस सर, नोट कर लिया है। ठीक है. अब मेरी बात सुनो, एक बहुत बेसिक से पॉइंट को मैं पहले डिस्कस कर लूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊंगा. जैसे मैं आपसे कहूं कि लेट से ये कोई पार्टिकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, और इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. ठीक है. आपसे मैंने पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पहला पूछा मैंने
इन 4 सेकेंड्स और दूसरा मैंने पूछा आपसे एट 4th सेकेंड। अब मुझे पहले तो ये बताइए दोनों बातें सेम है या दोनों में सेम बातें पूछी गई हैं या दोनों अलग हैं? दोनों अलग हैं। ऑब्वियसली अलग हैं। जब आपसे ये पूछा जाए इन 4 सेकेंड्स तो आपको कौन सी इक्वेशन यूज करना है? x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बस। ठीक है, ये इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है फॉर एनी गिवन टाइम। वो 1 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है, 20 सेकंड हो सकता है। और जब आपसे पूछा गया कि आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है 4th सेकंड पे, तो x 4th, इसका मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट 4th सेकंड पे बताना है, मतलब 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट वो पूछ रहा है। और वो 1 सेकंड किसके बीच में लाई करेगा? तो वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये nth इक्वेशन यहाँ पर लगेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। मेरे हिसाब से क्या मेरी बात क्लियर है? अब ये बच्चों वाली बात है, बट ये आपको मेरी बात समझ में आई कि अगर मुझसे एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछता है तो मैं nth इक्वेशन यूज करूंगा, और अगर मुझे किसी भी गिवन टाइम के बीच में पूछता है तो मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो यस। मतलब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू लिखता तो 10 इंटू 4 प्लस ऑफ हाफ इंटू हाँ। एक्सलेशन इज 2 इंटू 4 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 40 प्लस ऑफ 16 इज इक्वल टू 56 मीटर्स। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम ऑफ 4 सेकेंड्स। अच्छा, अगर इसी पे फोर्थ पूछता, डिस्प्लेसमेंट एट फोर्थ, तो ये 10 प्लस ऑफ 2 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, n की वैल्यू क्या रखेंगे तू बाजी? तो n की वैल्यू 4 रखेंगे। समझ आई बात? समझ रही हैं आप? हाँ सर। 10 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 1, तो 7 17 मीटर, ये आंसर आ गया। तो बेसिक यूज क्या है? तो बेसिक यूज nth इक्वेशन का है कि आपको कभी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए तो आप nth इक्वेशन लगाएंगे। और दूसरी बात, nth इक्वेशन 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है, तो अब मैं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर जगह दिख जाएगा, हर मॉड्यूल में दिख जाएगा, ऑलमोस्ट एवरी मॉड्यूल, चाहे वो एलएन का हो, आकाश का हो, कहीं का भी हो, यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन इन ऑलमोस्ट एवरी मॉड्यूल, राइट? ठीक है, और ऑलमोस्ट हर किताब में होता है वो क्वेश्चन। तो पहले समझ लेते हैं, इरेज कर दूं इसको जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अमन भाई, ये क्वेश्चन पे आ रहा हूँ अब। यस सर। सुबह इरेज कर दूं? यस सर। आप ठीक है, erase मेरी कर। बात सुनिएगा। मुझे मुझे जो बेसिकली क्वेश्चन कराना था उस पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मुझे जो बेसिकली क्वेश्चन पे आना था, जो क्वेश्चन कराना है और जिसके लिए मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, वो क्वेश्चन है अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट कवर्स कितना मान लो 20 मीटर इन लास्ट सेकेंड। ठीक है, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। ठीक है, आई विल रिपीट द क्वेश्चन अगेन। क्या आपको दिख रहा है क्वेश्चन वैसे भी स्क्रीन पे? क्या पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, कुछ हाइट से हमने पार्टिकल को ड्रॉप किया है। अब यहाँ देखिए, इस बात को समझिए, ये कोई हाइट होगी, वो हाइट हमें नहीं पता, यही हाइट हमें निकालना है। बस क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि इन लास्ट 1 सेकेंड, आखिरी के 1 सेकेंड में, आखिरी के 1 सेकेंड में, जो लास्ट 1 सेकेंड था, उस आखिरी 1 सेकेंड में बॉडी ने कितना ट्रैवल किया है? 20 मीटर्स। इसका मतलब अगर मान लो, मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो कि टोटल टाइम, अगर इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम मान लो अगर 5 सेकंड लगा है, 5 सेकंड, तो उस 5 सेकंड का जो लास्ट 1 सेकंड है, मतलब 5th सेकंड, मतलब 4 और 5 के बीच वाला टाइम, ठीक है, इसमें उस पार्टिकल ने कितना ट्रैवल किया? 20 मीटर। क्लियर है? तो आपको हाइट बताना है। अब बताओ पहले तो मुझे कि क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है अमन, तुबा आपको क्वेश्चन क्लियर है? मैंने आपसे क्वेश्चन में बोला कि लास्ट 1 सेकंड में, आखिरी का जब 1 सेकंड बच जाता है, तो उसमें जो टोटल हाइट कवर कर रहा है पार्टिकल, वो 20 मीटर कवर कर रहा है। तो आपको बताना है कि पार्टिकल को कितने हाइट से ड्रॉप किया है आपने। ओके। समझे आप या नहीं?
हाँ सर समझ गए। मुझे एक बात बताओ कि ये जो 20 मीटर है ये 1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट है, यही तो है। हाँ लास्ट 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड, साफ साफ ये समझ में आ रहा है। तो अगर ये 1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट है, इफ इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकंड, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 20 इज इक्वल टू यू, यू विल बी 0 बिकॉज इट हैज बीन ड्रॉप्ड। अगर आपको मेरी बात समझ में आए, u इज 0 बिकॉज इट इज ड्रॉप्ड, ठीक है। u प्लस a, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, क्योंकि आपने ड्रॉप किया तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी? g के बराबर। यार बहुत मुश्किल है, कैसे समझाएं? a की वैल्यू g है ना, यस सर। n/2 into 2n-1. Look at the equation, Tuba, and please tell me, did you understand this equation? तुबा, मैंने nth इक्वेशन लगाया है। ये 20 मीटर क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकंड है तो nth इक्वेशन ही तो लगाओगे ना। इस यही तो मैंने समझाया तुम्हें कि यस nth सर। इक्वेशन बेसिकली क्या बताता है? nth इक्वेशन बताता है डिस्प्लेसमेंट कितनी देर का? 1 सेकंड 1 सेकंड का तो 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 20, तो 20 लिख दिया। कर मतलब दिया। ये जो इक्वेशन है xnth इज इक्वल टू हाँ u प्लस a/2 into 2n-1, तो इसमें xn की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। 20 u कितना है सर? u 0 है, ये 0 ड्रॉप है। किया था आपने, है ना। यस a सर। कितना होगा? तो आपने बॉडी को अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ड्रॉप किया है, तो a की वैल्यू कितनी होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी या नहीं होगी? हाँ उसकी वैल्यू मैंने 10 लिख लिया है। देखिए। नहीं आई बात समझ में? यहाँ तक देख नहीं लो सर, पहले। बोलो। आग आई सर समझ में, यहाँ तक समझ में आई। हाँ हाँ, बट कुछ दिक्कत है, बोलो दिक्कत बताओ। नहीं सर, जहाँ तक आपने यहाँ तक बताया इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 into 5 into 2n-1। तो ये 2n-1 कैन बी रिटन एज इक्वल टू 4, 5 4 20 होता है। तो 2n इज इक्वल टू 5 हो गया, तो n की वैल्यू 2.5 सेकेंड्स हो गई। इसका क्या मतलब समझ में आया? ये जो मैंने निकाला ये क्या चीज है? कौन बताएगा? लास्ट सेकंड। नहीं नहीं, लास्ट सेकंड तो ठीक है, ये जो अभी हमने निकाला है n की जो ये वैल्यू आई है ना 2.5, ये n क्या है? ये बेसिकली यहां से यहां तक का ये टोटल टाइम आया। नहीं बात समझ में? ये n क्या वैल्यू होती है? अब याद करो, पीछे फिर से मैंने बोला था n क्या चीज होता है? n टाइम ही तो है ना। जो इक्वेशन में आप n रखते हो वो क्या रखते हो? टाइम रखते हैं। टाइम रखते हैं ना बेटा। तो अगर n की वैल्यू निकला, इसका मतलब टाइम ही तो निकला ना। अमन, अमन तू कंफ्यूज हो गया शायद। यस सर समझ आ गया। भाई ये वही टाइम निकला ना जितनी देर में ये पूरा का पूरा यहाँ से नीचे गिरा है, क्योंकि ये n तो टाइम है, तो वो टाइम होता है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि इसको कितना टाइम लगा ऊपर से नीचे आने में, ये पता चल गया आपको यहाँ से कि 2.5 सेकंड्स लगा इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में, तो भाई अगर मुझे टोटल टाइम पता है तो टोटल हाइट निकाल सकता हूँ। मेरी बात सुनिएगा, अब मैं इक्वेशन लगाऊंगा x इज इक्वल टू यूटी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर वाली। ये u 0 है, x इज इक्वल टू, मैं टोटल हाइट की बात कर रहा हूँ अब, हाफ a की वैल्यू वही g 10, और टोटल टाइम कितना लगा 2.5, तो 2.5 में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ वो निकाल लो, वही तो हाइट है। तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 का स्क्वायर, अब जो भी आ जाए इससे 6.25 और जो भी आ जाए। पहली बात मुझे ये बताओ, अभी दोनों इज इट क्लियर? यस सर। पहले मैंने बेटे क्या निकाल जो थी ना nth इक्वेशन को लगा के, मैंने पहले तो ये निकाल लिया कि भाई टोटल टाइम इसको कितना लगा ऊपर से नीचे आने में। तो अगर सर मुझे टोटल टाइम पता चल चुका है कि कितना लगा ऊपर से नीचे आने में, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद मैं फिर से इक्वेशन लगा दूंगा x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, तो टोटल सर हो गया हो तो आगे बात करें। हाँ सर हो गया ये। हो गया, गुड। तरह के क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी में बनते हैं या बन सकते हैं। अच्छा, अब अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया आपसे,
चाहे वो जैसे भी हो, मतलब आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टल पाथ पे चल रही हो या मोशन अंडर ग्रेविटी का केस हो, व्हाटएवर बी द केस, चाहे कोई सा भी केस हो, सारे केसेस में हमने क्या बात किया है? तो सारे केसेस में हमने एक बात की कि भाई एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट था, मानते हो? भाई एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट था और इन सारे मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इन सब में हमारा एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इन अदर वर्ड्स यूनिफॉर्म हो, या तो यूनिफॉर्म कह लो या कांस्टेंट कह लो, अगर कांस्टेंट कहो या यूनिफॉर्म कहो तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। बट अगर मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो सर क्या करेंगे? समझ रहे हैं आप? जैसे आपको मैं अब क्वेश्चन के, अगर मैं आपसे कहूं कि एक पार्टिकल है एंड दैट पार्टिकल हैज अ इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स से उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, मान लो। क्लियर हो गई बात? इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द where t is time, where t is time, साथ साथ क्वेश्चन बना रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर t टाइम है और एक्सेलरेशन इस इक्वेशन से बताया जा रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है सर। ये जो मैंने एक्सेलरेशन लिखा है, इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल? वेरिएबल सर। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 4 सेकेंड्स। मान लो मुझसे कहा गया कि 0 से लेके 4 सेकेंड्स के बीच में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है वो निकालो। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी कह लो, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं क्या मैं डिस्टेंस निकालने के लिए? तूबा जी, तूबा, जी सर। ये तुझे क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा हो तो मुझे आप ये बताइए कि कैन आई यूज इक्वेशन ऑफ मोशन टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 4 सेकेंड्स? लगा सकते, मेरे नहीं हिसाब लगा से नहीं। सकते, नहीं तूबा, नहीं लगा सकते। ये जो एक्सेलरेशन है, देखो इस एक्सेलरेशन को, ये कांस्टेंट नहीं है। टाइम की वैल्यू चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, मानती हैं आप? मैं इसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ, रुक जाओ, डिस्टेंस अभी बाद में पूछेंगे, पहले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, कैलकुलेट या फाइंड फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम या बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, या इसको मैं ऐसे कह देता हूँ, तो थोड़ा और आसान कर लेते हैं पहले केस में, उसके बाद दूसरे केस में डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है? और इनिशियल टाइम, आप यहाँ पर वाला जो टाइम है इनिशियल टाइम, उसको 0 मान लीजिएगा। मेरी बात सुनिए तुबा, आप इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लाई कर सकते हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यू कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इफ एंड ओनली इफ acceleration is constant, but यहाँ पर acceleration is not constant because you will change the value of time, acceleration will change. Tuba, tell me yes or no? यस सर। ठीक है, तो we cannot apply equation of motion, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इस बात को, equation of motion is not applicable, equation of motion, equation of motion is not applicable, not applicable, applicable as acceleration is not constant। ठीक है, तो क्या करेंगे सर? तो फिर ऐसे केसेस में हमें इंटीग्रेशन लगाना है, ऐसे केसेस में हमें इंटीग्रेशन लगाना है, इंटीग्रेशन वगैरह लगा के हम सॉल्व करेंगे। अब इंटीग्रेशन लगा के सर कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिए। हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी होता है शायद। तुबा जी जल्दी जल्दी बोलो, एक्सेलरेशन डीवी बाई डी होता है बेटा। अमन, एक्सेलरेशन डीवी बाई डी होता है बच्चे? यस सर। तो बच्चा यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डीवी इज इक्वल टू ए डी टी। डीवी की वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए डी टी। अगर मुझे डीवी पता है कि ए डी टी है, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, ये 11th में भी सीखा होगा आप लोगों ने। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं, इधर भी इंटीग्रेट करूं और इधर भी, तो आप क्या लिखेंगे, डीवी डीवी इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 2t स्क्वायर डी टी, यही तो इंटीग्रेट करेंगे। आपसे बोला गया जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 10 है, भाई इनिशियल वेलोसिटी 10 है ना,
जब Yes, टाइम की sir. वैल्यू 0 है। Yes, जब sir. टाइम की वैल्यू 4 सेकंड होगी तो वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है। तो डीवी का इंटीग्रेशन वी आता है। तुबा अगर आपको इंटीग्रेशन में इशू हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा फ्रॉम 0 to 4। तुबा डू यू सर नो मुझे हाउ तो टू नहीं समझ इंटीग्रेट? में आया, कहाँ से? बिल्कुल ही नहीं समझ में आया। अमन तुम नोट करो, मैं तुबा को जरा फिर से समझाने की कोशिश करूं। Yes, sir. ठीक है तुबा जी, पहले ये बताइए कि ये जो एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? पहले ये बताइए। सर यहाँ से नहीं, नहीं नहीं, पहले मुझे ये बताइए ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर ये तो वेरिएबल है। वेरिएबल है। पहली बात सुनिए, जब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। नहीं कर ठीक है, सकते। पहला पॉइंट तो ये है। तो सर हमसे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते हैं, मगर हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है वो, तो सर कैसे निकालेंगे वेलोसिटी? तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन को हम dv by dt लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। हाँ। तो इसको अगर dt को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो dv इज इक्वल टू a dt हो जाएगा बेटा। यस सर। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। समझ नहीं है? दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो इंटीग्रेट करोगे आप तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटे, 10। तो यहाँ पर नीचे क्या लिख दिया हमने, 10। कब है ये 10? जब टाइम 0 है, मतलब जीरो t है। की वैल्यू जब 0 है ना, t की वैल्यू जब 0 है तो वेलोसिटी 10 है। अब हमसे कब पूछा है उसने वेलोसिटी, जब इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल कितना लोगे 4। तो जब टाइम की वैल्यू 4 होगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, यही क्वेश्चन है। अब बताओ, अभी यहां तक समझ आ गया छोटी? यस सर। ओके, तो आप देखो मैं इसके बाद की बात बताता हूँ। इसके बाद इंटीग्रेशन है। डीवी का इंटीग्रेशन बता सकती हैं आप? डीवी का इंटीग्रेशन यस सर। बताइए, क्या बोला? ईमानदारी से बताइए। सर क्या चल, बोला आपने? मतलब क्या पूछा आपने? डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? डीवी, ये डीवी है ना, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, हम्म, तो इसके इंटीग्रेशन क्या, कैसे क्या लिखेंगे? क्या? वही तो पूछ रहा हूँ ना, आपको इंटीग्रेशन आता है? छुट्टी नहीं होता तो सिर्फ आपस में पता नहीं अपने आप में बोल रही या नहीं आता है, ये बताओ। नहीं आता, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करिए, मैं आपको ये वाली इक्वेशन मैंने कैसे लिखा वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले जल्दी से आप नोट करिए तो यहाँ तक। जल्दी नोट करिए, जल्दी। सर नोट कर लिया। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा बेटा, आपको इंटीग्रेशन याद रखना है, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, और अगर आप भूल भी गए हो तो 11th की किताब से जरा सा देखिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी हो या वी डीएक्स हो, कुछ भी हो, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वी। अगर हम डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं डीएक्स का इंटीग्रेशन करता तो क्या लिखता है, एक्स। पहला फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। दूसरा फॉर्मूला बेटा, कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है x टू द पावर n dx, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से। इस इंटीग्रेशन में इधर देखो, टू टू होता है, ये टू कांस्टेंट है या वेरिएबल है?
नहीं, 2 इज अ नंबर, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है या बदलेगी? सब फिक्स है। फिक्स है, तो जो फिक्स है उसी को कांस्टेंट कहते हैं ना। तो हाँ कांस्टेंट को कुछ नहीं करना, कांस्टेंट को एज इट इज रहने देना है, ठीक है। उसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर है, दिख रहा है हाँ आपको? तो उसका इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा आप, टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये आप ऐसे लिखिएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1। हाँ तो ये क्यूब बाई 3 हो जाएगा या नहीं? 2 + 1 पावर में तो 3 डिवाइडेड बाई 3 आएगा या नहीं आएगा, ये देखिए, समझिए आप। हाँ सर। वही लिखा है बेटा, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो ठीक है। हाँ ना बोलो, समझ यस गई? सर, समझ गए, आप अब समझ इस गए। आप समझ गए, तो अब इसके बाद क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। लिमिट का क्या मतलब होता है, इस v में इसकी जो अपर वैल्यू है वो रखो। तो v की अपर वैल्यू क्या है, ऊपर ऊपर लिखी हुई वैल्यू क्या है, ये क्या है, वी है। v v है, तो v में v रखोगे तो v ही बनेगा ना। हाँ उसके बाद माइनस साइन लगाओ और फिर v की जगह लोअर वैल्यू रखो। लोअर वैल्यू कितना है छोटी, वी का लोअर वैल्यू सर 10। 10, तो 10 लिख दो, इज इक्वल टू, ये 2 एज इट इज रहेगा। अब इस इधर देखो टाइम के केस में, t की टाइम की अपर वैल्यू क्या है, यहाँ पर अपर वैल्यू क्या है, 4। तो 4 का क्यूब बाई 3, ठीक है। उसके बाद लोअर वैल्यू क्या है टाइम की, देखो तो 0। 0, तो ये 0 हो गया। समझ आई बात? अब इसको सॉल्व कर लो, हाँ ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू 10 इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा। ये 4 64 इंटू 2 128/3, ये जो भी आ जाए सॉल्व करके वो आ जाएगा। ठीक है अमन, यस सर। समझ आती है बात, ये सब कुछ याद आ गया बेटा? यस सर, आ गया यार, समझ आ गया। तो बात तुम्हें कुछ हजम हुआ? हाँ सर, हो ठीक गया है। सर। अच्छा एक काम लेकिन आज ईमानदारी से कर लेना कि जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है ना वो में भी मिल जाते हैं, चाहे आपके पास प्रदीप एस वगैरह होगा तो नॉर्मल बुक्स में भी मिल जाते हैं, वो प्लीज एक बार फॉर्मूला, क्योंकि कल ओके। जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें कुछ और मैं इसी तरह के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। और वैसे ओके। भी फिजिक्स पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, चाहे आप नीट की ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो रिक्वायर्ड है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा, और इस वैरायटी के कुछ और क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा, ठीक है सर? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, तो आज यहीं तक, कल बात करते हैं।